कम बजट में एक अच्छी फ़िल्म बनाई जा सकती है? क्या एक फ़िल्म बिना किसी बड़ी स्टार कास्ट के हिट हो सकती है? क्या फ़िल्म में बिना किसी पार्टी, पब, होटल, रेस्टोरेंट इन सब की कहानी दिखाने से इतर गाँव देहात की कहानी दिखाकर एक अच्छी फ़िल्म बनाई जा सकती है? क्या कैमरे के पीछे और कैमरे के सामने और इन सब के दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक ही व्यक्ति हो सकता है? सोचें अगर एक ही व्यक्ति कैमरे के पीछे भी हो, कैमरे के सामने भी हो और उस जगह भी हो जहाँ पर उसे कोई ना देख रहा हो और फिर भी वो एक कहानी लिख रहा हो। नमस्कार, हमारा नाम है नीरज बान और आप देख रहे हैं सिनेमा वाले। आज जिस फ़िल्म की हम बात करने जा रहे हैं, वो आज ही के दिन रिलीज़ हुई एक फ़िल्म जिसका नाम शायद आप सबने सुना होगा, कांतारा। जिन सवालों को मैंने अभी आपके समक्ष रखा, ये सब संभावनाएँ मुमकिन हैं और इन संभावनाओं को सच किया 29 सितंबर 2022 में आई फ़िल्म कांतारा ने। जिस फ़िल्म को बनाने की कुल लागत महज़ 15 करोड़ थी। इस फ़िल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले किरदार हैं जनाब ऋषभ शेट्टी। ये वही शख्स हैं जो कैमरे के सामने भी हैं, जिन्होंने फ़िल्म में मुख्य भूमिका निभाई है। ये वही शख्स है जो कैमरे के पीछे भी हैं, जो डायरेक्टर भी हैं इस मूवी के और ये वही शख्स हैं जिन्होंने इस फ़िल्म की स्क्रिप्ट भी लिखी है, यानी इस फ़िल्म के राइटर भी हैं। कांतारा फ़िल्म की अगर हम बात करें तो इस फ़िल्म को बनने की कुल लागत महज़ 15 करोड़ थी, जो 2022 में आई थी और वर्ल्ड वाइड अगर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की हम बात करें तो इस फ़िल्म ने अपनी लागत से कुछ 20 गुना ज़्यादा वर्ल्ड वाइड कमाई की है, यानी करीब 300 करोड़ के आसपास। आज ही के दिन इस फ़िल्म का दूसरा पार्ट रिलीज़ हुआ है और अब तक जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशंस दी, ये इस फ़िल्म के पहले भाग की थी। अब आइए हम रुख करते हैं फ़िल्म के दूसरे भाग की तरफ। फ़िल्म का दूसरा भाग जो आज रिलीज़ हुआ है, इसको बनाने की कुल लागत 125 करोड़ है, यानी पिछली फ़िल्म की लागत से कुछ 8-9 गुना ज़्यादा। फ़िल्म कुल मिलाकर 2 घंटे 45 मिनट के आसपास की है और इसमें सभी कैरेक्टर्स वही पुराने हैं, कैमरे के पीछे भी, कैमरे के सामने भी और एक कहानी लिखता हुआ शख्स भी। ये माइथोलॉजी से संबंध कुछ इस फ़िल्म का है। हम आगे से जब कभी भी कोई वीडियो शूट करेंगे तो उसमें 3 सेगमेंट रहेंगे। पहला सेगमेंट जिसके अंदर हम फ़िल्म की ऑल ओवर कास्ट, कॉस्ट और फ़िल्म मेकिंग पर बात करेंगे। दूसरे पोर्शन में मैं अपनी ओर से अपनी राय उस फ़िल्म में रखूँगा और तीसरा पोर्शन जहाँ पर हम और जो लोग फ़िल्म देखने आए थे उनके रिव्यूज़ रिकॉर्ड करेंगे। कहने को तो ये मूवी का सेकंड पार्ट है, लेकिन जो इसमें कहानी दिखाई गई है, वो फ़िल्म से पहले की कहानी है। किस तरह से कांतारा जो गाँव है वो बना है, किस तरह से बसा है और साथ में जब फ़िल्म ख़त्म होती है तो कई तरह के सस्पेंस फ़िल्म में देखने को मिलते हैं और ये चीज़ भी पता लगती है कि फ़िल्म का अभी तीसरा पार्ट आना बाकी है, जिसमें इससे आगे की कहानी दिखाई गई है। फ़िल्म का जो सबसे अच्छा पार्ट मुझे लगा, वो ये था कि कांतारा के लोग पास के गाँव में व्यापार करने के लिए जाते हैं। कांतारा जो जंगल है वहाँ पर कई तरह के मसालों की खेती होती है और उनको उस चीज़ की कीमत समझ नहीं आती। किसी रोज़ वो पास वाले गाँव में जब जाते हैं, तो वो देखते हैं कि उन्हीं मसालों का व्यापार
पास वाले गाँव वाले लोग कर रहे हैं और उस मसाले के बिहाफ़ पर उन्होंने तुर्कियों से, अंग्रेज़ों से काफ़ी कुछ कमा लिया है। तो ये सब देखने के बाद वो लोग आते हैं अपने गाँव और ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग भी अब पड़ोसियों को वो मसाला ना देकर खुद उसका व्यापार करेंगे। उन मसालों में ख़ास तौर पे काली मिर्च, इलायची, जायफल, आपके दालचीनी, ये मुख्य मसाले रहे हैं उसमें। अच्छा, दालचीनी से मुझे एक बात याद आई, मैं आपको बताता चलूँ। असल में इसका जो नाम है, वो दालचीनी ना होकर दार अल चीनी है। ये इसके पीछे एक कहानी है। जब ये बेसिकली जो फ़सल है वो चाइना की है और जब चाइना से ये फ़सल अरब में गई, तो उन्होंने कहा दार अल चीनी। दार मतलब पेड़ की छाल, ऐसी पेड़ की छाल जो चीन से आई है। तो इस तरह से इसका नाम पड़ा दार अल चीनी। और जब ये हिंदुस्तान में आई और पता चला कि इसका नाम दार अल चीनी है, तो लफ़्ज़ ज़्यादातर अरबी भाषाओं में इस्तेमाल था, हिंदी में उसका कोई इस्तेमाल था नहीं, तो उसे हटा दिया लोगों ने। दार उनके लिए एक नया-सा लफ़्ज़ था, लेकिन इसके बरक्स दाल लफ़्ज़ उनके लिए आम था और इस मसाले को ख़ास तौर पर दाल की सब्ज़ी बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। तो इसलिए इसे दालचीनी कहा जाने लगा। ख़ैर, कहानी पर दोबारा आते हैं। फ़िल्म की कहानी पर बहुत काम किया गया है। जब आप फ़िल्म देखते हैं तो उसके जो कैरेक्टर्स हैं, कभी-कभी आपको अमीश की जो बुक्स हैं, उनमें जो कैरेक्टर्स हैं जैसे मेहुल है, सीता है, राम है, रावण है, उनमें से जो पिक्चराइज़ेशन है उसका इस्तेमाल कहीं-कहीं आपको नज़र आता है। बात करें गुलशन देवाशीष की एक्टिंग की, तो यूँ तो गुलशन देवाशीष मेरे फ़ेवरेट एक्टरों में से एक है। उनकी एक्टिंग बाकमाल होती है, लेकिन इस फ़िल्म में कहीं-कहीं मुझे गुलशन देवाशीष की जो एक्टिंग है, वो कुछ कम देखने को मिली। हो भी सकता है कि स्क्रिप्ट की डिमांड हो या कैरेक्टर की ज़रूरत हो, लेकिन कहीं मुझे वो देवाशीष कम देखने को मिला। इसके बरक्स मुझे ऋषभ शेट्टी बहुत चौंकाने वाले एक्टर भी लगे और डायरेक्टर भी लगे और कहानी उन्होंने जो लिखी है वो तो क्या ही कहने उसके। फ़िल्म मुख्य तौर पर तो कन्नड़ भाषा में है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जब इसको हिंदी में डब किया होगा, तो इसके डायलॉग्स में कुछ कमियाँ रही होंगी, क्योंकि कई-कई जगह आपको देखने को मिलता है कि डायलॉग्स थोड़े कमज़ोर हैं या जिस तरह के डायलॉग्स हो सकते थे, उस तरह के नहीं हैं। इससे इतर ओवरऑल फ़िल्म बहुत सुपरहिट है, बहुत अच्छी है, बहुत मज़ेदार है। 3 घंटे की कहानी आपको कैसे बाँधे रखती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आई मस्ट सजेस्ट कि आपको देखनी चाहिए ये फ़िल्म। धन्यवाद।